आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 14 में हमारा जो टॉपिक है प्रिज्म, इसे आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। देखो, अगर यूनिट नंबर 14 की बात की जाए तो बेसिकली इसमें दो बहुत बड़े टॉपिक है। एक हमें प्रकाश पूरा कवर करना है। अब इस ऑप्टिक्स में आपका पूरा वेव ऑप्टिक्स भी कंसीडर किया जाएगा, रे ऑप्टिक्स भी कंसीडर किया जाएगा, तो इसको अपन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। प्लस आपका आ जाता है साउंड, है ना। तो साउंड के ऑलमोस्ट कई सारे सेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कोहेरेंट लाइट क्या होती है, व्यतिकरण यहाँ पर क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, बीट्स क्या होती है, इको क्या होती है, तो ये सारे लास्ट के जो आपके टॉपिक है ये सारे आपके कवर हो चुके हैं। आज अपन कवर करेंगे प्रिज्म को। ओके, ध्यान से सुनिएगा। सेशन कुछ इस तरीके से चलेगा कि पहले प्रिज्म का अपन बेसिक पढ़ेंगे, जो अपने 10th क्लास की जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर पढ़ा था, वो प्रिज्म अपन पढ़ेंगे। फिर क्लास 11th में भी आपको प्रिज्म के बारे में जानकारी दी गई है रे ऑप्टिक्स में, वो अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रिज्म से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, एंगल वाले, ठीक है। और उसके बेसिक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, और बात की जाए कोर्सेज की तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स भी इसी के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट 40 डेज का क्रैश बैच अवेलेबल है, प्लस साइंस के लिए फुल बैच यहाँ पर अवेलेबल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म यहाँ पर क्या होता है, तो कांच का जो एक प्रिज्म है, एक 5 तरफा एक ठोस वस्तु यहाँ पर कंसीडर करी जाती है। 5 तरफा का मतलब समझते हो, 5 साइडेड, मतलब कितनी साइड इसकी अवेलेबल होगी, 5 साइड यहाँ पर अवेलेबल होगी। कौन कौन सी वो 5 साइड हो सकती है, 1 2 3, एक जस्ट इसके पीछे की साइड होगी 4, और एक इसका बेस होगा 5। तो हमारा जो प्रिज्म होता है बेसिकली 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है ना, 2 त्रिभुज से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हो टोटल कितना होता है, 5 साइडेड सॉलिड वस्तु यहाँ पर होता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कैसा होता है, त्रिकोणीय यहाँ पर होता है। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्यों समझ रहे, क्योंकि इससे बनने वाले एंगल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर की जानकारी होगी, राइट। इसमें 2 समांतर त्रिकोणीय चेहरे होते हैं, 2 त्रिकोण यहाँ पर होते हैं, 3 आयताकार चेहरे होते हैं जो एक दूसरे से किसी उपयुक्त कोण पर झुके हुए रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रिज्म कोण के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जस्ट लाइक दिस, इसको बोला जाता है यहाँ पर प्रिज्म कोण, ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति में क्या होता है, बदलाव होता है। अपन को पता ही है, सघन से विरल के अंदर जा रहा है या फिर विरल से सघन के अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रकाश की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। प्रकाश की गति में यह बदलाव प्रकाश को अपवर्तित होना और नए माध्यम में अलग कोण से प्रवेश करने का कारण बनाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग प्रिज्म के बाहर है, तो प्रकाश अभी जो है विरल माध्यम में है, जैसे इस कांच के अंदर प्रवेश करेगा कौन सा माध्यम हो जाएगा, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो किसी न किसी एंगल से झुक जाती है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, इसका अपवर्तनांक यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ एंगल से उसमें क्या हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। ओके, तो यही चीज अपन को प्रिज्म के अंदर समझनी है। जब अलग अलग तरंगधैर्घ्य की रोशनी का उपयोग किया जाता है तो आपको प्रकाश का जो एंगल है, या फिर जो यहाँ पर अगर अपन एंगल की बात करें तो वो आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि ये व्हाइट लाइट थी, जब ये इस प्रिज्म से गुजरी 7 कलर्स में डिवाइड होगी। कौन कौन से 7 कलर्स हो गए, बेजानी, हपी, नाला या विबग्योर आप जिसे कहते हो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल करके, राइट। अब ये वाली चीज हो गई, तो इसमें आप देखोगे लाल कोण जो है सबसे कम एंगल से झुका है, लेकिन हमारा जो सबसे नीचे वाला बैंगनी कलर है वो सबसे ज्यादा एंगल से झुका हुआ है ना। तो इसी चीज को अपन को अब समझना है और इसी से आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को एक डायग्राम समझना पड़ेगा, है ना। इस डायग्राम से अपन एक एक चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि एंगल वाले सारे क्वेश्चन आपके यहीं से जनरेट होंगे। बस एक बार समझ लो, इसको बार बार भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि सफेद प्रकाश बनाने वाला प्रत्येक रंग अलग अलग तरंगदैर्घ्य और अलग अलग कोणों पर अपवर्तित यहाँ पर होता है। जैसे कि हम लोग कंसीडर करें कि एक लाइट हमने ली जो कि क्या हो रही है, आप मान लो एक PQ लाइट है ना, जो कि इस प्रिज्म के ऊपर आपतित हो रही है। जाना इसको कैसे था, जाना इसको कुछ ऐसे था, ठीक है, लेकिन माध्यम क्या हुआ, रेरर टू डेंसर आप प्रवेश कर रहे हो, विरल से सघन माध्यम में आप प्रवेश कर रहे हो, हवा से कांच में आप प्रवेश कर रहे हो। तो ये किरण क्या हो जाएगी, ये किरण जो है अपने माध्यम से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, थोड़ी सी अपने माध्यम से झुक जाएगी। और आपको पता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो किरण है वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो उसके लिए हमें एक अभिलंब बनाने की जरूरत है। तो चलिए अभिलंब बनाते हैं।
ठीक है, ये जो बिंदु है जहां पर ये किरण इस प्रिज्म को टच करेगी, यहाँ से हमारा एक अभिलंब बनेगा। ठीक है, सीधा सीधा बनता है, जिसको आप N1 N नाम दे सकते हो, या फिर आपके हिसाब से जो भी दे दो, नाम से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको एक अभिलंब खींचना था। ठीक है, अब ये किरण जिस एंगल से आई है उस एंगल को भी नाम दे दिया जाए। ठीक है, किस एंगल से आई है, तो अपन इसको मान लेते हैं ये आई एंगल से इंसिडेंट हुई है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आपतन कोण कहलाएगा। PQ हमारी क्या कहलाएगी, PQ हमारी आपतित किरण कहलाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल बनता है ये हमेशा अभिलंब से बनता है, न कि प्रिज्म की जो ये एजेस दे रखी है, भुजा दे रखी है, इससे बनेगा। ठीक है, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हमने बोला कि जैसे ही सघन माध्यम में गई, ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि माध्यम चेंज हुआ है, तो अभिलंब की तरफ इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। ठीक है, ये अभिलंब से थोड़ा सा झुक गई, आइडियली इसको ऐसे जाना था, बट अभिलंब की वजह से थोड़ा सा ये झुक जाती है, अभिलंब से आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, फिर से माध्यम चेंज होगा। अब इस किरण को क्या करना है, वापस से बाहर निकलना है। अब अगेन हमारा सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, यहाँ से भी आप क्या करें, फिर से एक अभिलंब को खींच दो। ठीक है, यहाँ से हमने फिर से एक अभिलंब को खींच दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती, मतलब जाना इसको ऐसे था, ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण हो गया। तो निर्गत कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा, ई से इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसको अपन निर्गत कोण के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब इस किरण को आप थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, इस किरण को आप क्या करो, थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाओ, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से, हिंदी में इसे हम लोग विचलन कोण के नाम से जानते हैं। और ये वाला तो कॉमन हो जाएगा, हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण इसे कहा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें मेन आपको क्या ध्यान रखना है, आपतन कोण हमेशा अभिलंब से बनता है। ये आपतित किरण है, जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश करेगी अभिलंब से दूर हट जाएगी, फिर यहाँ पर वापस से आप देखोगे कि सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। पहले क्या प्रवेश किया, विरल से सघन में प्रवेश किया, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखा, फिर सघन से विरल में वापस हवा में निकल गई, तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गई। ठीक है, तो यहाँ पर अभिलंब से जो एंगल बनेगा बाहर निकलते टाइम, उसे निर्गत कोण के नाम से जाना जाएगा। जब इस चीज को आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे और इस वाली रेखा को यानी कि PQ किरण को आगे की तरफ बढ़ाओगे, तो ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाला और ये वाला, ये चार चीजें इसके अंदर आपकी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन और हमारा प्रिज्म कोण, इन चारों से ही आपके क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ है कि जब सफ़ेद प्रकाश का संकीर्ण किरण प्रिज्म के ऊपर गिरता है, तो निकलने वाला प्रकाश बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, विबग्योर, 7 कलर्स बोल रहा है वो। सो सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य होगी, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाला बैंगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर झुकता है, और सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाला जो कलर होगा वो लाल कलर होगा, उसका जो झुकाव होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि अगर अपन इसको 7 कलर्स के लिए देखें यहाँ पर, तो लाल रंग का जो झुकाव है वो सबसे कम होगा, लेकिन जो बैंगनी कलर है उसका झुकाव सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा एंगल पर ये क्या होगा, डेविएट यहाँ पर होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, सब सिंपल सी ही चीज़ें बताई है। सफ़ेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने की घटना को ही डिस्पर्जन कहा जाता है। जब 7 कलर, जो वाइट कलर है हमारा 7 कलर्स में डिवाइड हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। अब देखो, ये प्रिज्म बहुत सारे काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइट कलर को 7 कलर्स में डिवाइड कर रहा है, इसके बहुत सारे काम अवेलेबल है। कौन कौन से काम अवेलेबल है, देखो, प्रिज्म का उपयोग कभी कभी प्रकाश का फैलाव के बजाय परावर्तक के रूप में भी किया जा सकता है। जस्ट लाइक जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है, हम लोग उसको कहीं और भेजना चाह रहे हैं, हम लोग उसको कहीं और रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। यदि प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें सतह पर क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा कोण बना ले, तो वो भी क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो प्रिज्म को एज अ TIR की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशंस कई प्रकार के प्रिज्म अवेलेबल होते हैं, उनके टाइप अभी अपन डिस्कस करेंगे। 4 से 5 टाइप अपन को देखना है प्रिज्म के। उससे पहले ये देख लो कि इसकी रिसर्च किसने करी थी, है ना, कोई बहुत बड़ी रिसर्च आप इसको कह सकते हो।
सो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का परिक्षेपण यहाँ पर कहा जाता है, प्रकाश का डिस्पर्शन यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, 1665 में न्यूटन की खोज के यदि श्वेत प्रकाश की किरण को त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म से गुजारा जाए तो श्वेत प्रकाश विभाजित होकर दूसरे रखे सफेद पर्दे पर प्राप्त होता है और एक रंगीन पट्टी बना लेता है। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूटन ने इसकी खोज करी थी 1665 में। उसके हिसाब से उन्होंने एनालिसिस किया कि बैंगनी रंग जो है प्रिज्म से गुजरते समय अधिकतम कोण से मुड़ता है, जबकि लाल रंग सबसे कम कोण से यहाँ पर मुड़ेगा, है ना, सबसे कम बिखराव उस प्रकाश का होगा। यही कारण है कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर दिखता है और आपको बैंगनी कलर जो है सबसे नीचे की साइड यहाँ पर दिखाई देगा। ये किसकी वजह से होता है? अपने अपने कलर की तरंग दैर्घ्य की वजह से, वेवलेंथ की वजह से होता है। ठीक है, अब इसकी एक एप्लीकेशन देखो कि अगर मैं यहाँ पर व्हाइट लाइट देती हूँ प्रिज्म में और मुझे वापस से बैक पर फिर से व्हाइट लाइट चाहिए, है ना, मैं चाहती हूँ कि मुझे फिर से व्हाइट लाइट मिले, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दो प्रिज्म को जोड़ सकती हूँ, दो प्रिज्म का एक कॉम्बो बना सकती हूँ। सो अगर आप श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन करते हो तो क्या मिलेगा? ठीक है, सो पहले देखिएगा, इस प्रयोग के लिए एक ही पदार्थ और एक ही अपवर्तन कोण ए के दो प्रिज्म आपको लेने पड़ेंगे। एक ही पदार्थ, जो भी कांच आपने लिया है सेम होना चाहिए। ठीक है, और जिन दोनों का जो अपवर्तन कोण है यानी कि जो ए की वैल्यू है वो भी सेम होना चाहिए। हर एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण थोड़ा बहुत डिफरेंट यहाँ पर हो सकता है। तो बेसिक पहली शर्त ये है कि कोण और जो पदार्थ आपने यूज़ किया है, जो भी कांच आपने प्रयोग किया है, क्योंकि देखो प्रिज्म जैसे मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ के मिलते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिज्म चाहिए या नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करने के लिए जस्ट एक जनरल प्रिज्म आपको चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं। तो एक ही क्वालिटी का, एक ही टाइप का आपको प्रिज्म लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से इसको अरेंज करना है। एक को नाम दे दिया हमने P1 और दूसरे को आपको जस्ट इसके उल्टा रख देना है, दैट इज P2। दो प्रिज्म हमने यहाँ पर ले लिए। एक व्हाइट लाइट को आपको यहाँ से गुजारना है, संकीर्ण स्लिट S1 से सूर्य का प्रकाश पहली प्रिज्म P1 पर गिरेगा। ठीक है, जिससे आधार नीचे की ओर है, जिसका बेस नीचे की ओर रहेगा, और यही कलर जैसे ही प्रिज्म पर ये व्हाइट लाइट गिरेगी ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा, विबग्योर करते हुए रेड कलर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, सीधे प्रिज्म में लाल कलर हमेशा ऊपर होता है, बैंगनी कलर हमेशा नीचे होता है। ठीक है, अब ये बिखरा हुआ प्रकाश जब दूसरे पर जाकर गिरेगा और हमने इसको उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये 7 कलर्स को एक्सेप्ट करते हुए बाहर क्या करेगा? केवल एक व्हाइट लाइट यहाँ पर निकालेगा। ठीक है, जैसे ये प्रकाश प्रिज्म P2 पर पड़ता है जिसका आधार ऊपर की ओर है, जिससे प्रकाश क्या होगा? ऊपर की साइड यहाँ पर विचलित हो जाएगा और फिर से हमें क्या होगा? व्हाइट लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। सो प्रिज्म P2 से निकलने वाला प्रकाश लगभग सफेद ही होता है। पहले प्रिज्म P1 से आने वाली दिशा के समांतर ही बिल्कुल अपन को एज इट इज पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तव में दो प्रिज्म P1 और P2 एक साथ मिलकर एक समांतर पक्षों वाला ग्लास स्लेब की तरह प्रभावी रूप से यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, P1 ने क्या करा? सफेद को 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया और P2 ने क्या करा? वापस से उसको पुनर्संयोजित करके व्हाइट कलर बना दिया। एक एप्लीकेशन तो ये हो गई। जैसे आप इंद्रधनुष को बनते हुए देखते हो, रेनबो को बनते हुए देखते हो, तो वहां पर जो पानी की बूंदें हैं वो भी किसकी तरह कार्य करती है? प्रिज्म की तरह ही कार्य करती है। कैसे? सो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो आकाश में 7 रंगों को एक आर्क के रूप में यहाँ पर शो करता है। अगर आप आसमान से देखोगे तो रेनबो कैसा होता है? आइडियली तो ये पूरा गोल होता है, लेकिन हम जो देखते हैं हमको केवल एक आर्क यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। जो वायुमंडल में मौजूद छोटी पानी की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। जैसे वायुमंडल में छोटी छोटी पानी की बूंदें अवेलेबल है, एक बूंद को आप कंसीडर करो। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, ये सनलाइट इस बूंद के ऊपर गिरी, ये प्रिज्म की तरह कार्य करेगी और ये क्या करेगी? उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देगी। जब ये सतह से टकराएगा, अपवर्तन होगा, ये फिर इससे बाहर निकलेगी तो 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारी बूंदें मिलकर इन कलर्स को दिखाती है, इसीलिए हमें एक बड़ा सा इंद्रधनुष बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ये रंग हवा में लटकी हुई बारिश की बूंदों के द्वारा सफेद प्रकाश को क्या करती है? फैला देती है और हर एक पानी की बूंद छोटे प्रिज्म की तरह यहाँ पर कार्य करेगी। ठीक है, जैसे सनलाइट आएगी वो उसको अपवर्तित करेगी, रिफ्रैक्ट यहाँ पर करेगी, 7 कलर्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, जैसे जैसे हर बूंद से ये कलर निकलेगा हमें यहाँ पर एक बड़ा सा रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा और उसमें भी सेम कलर यहाँ पर होगा। बैंगनी रंग सबसे नीचे होगा और हमारा जो रेड कलर होगा वो आपको सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा, है ना। ये इस तरीके से ये दिखाई देता है, राइट। चलिए, ये तो हो गया रेनबो की बात। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं
टाइप्स ऑफ प्रिज्म, यस, यूनिट नंबर 14 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रिज्म हम लोग पढ़ लेते हैं। अब कुछ प्रकार के प्रिज्म होते हैं जो हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डिस्पर्सिव प्रिज्म। डिस्पर्सिव का मतलब क्या होता है? फैलाव करना, बढ़ाना, ठीक है। सो इस प्रकार के प्रिज्म का उपयोग जो है श्वेत प्रकाश को उसके 7 कलर्स में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। जस्ट लाइक अभी आपने पढ़ा था कि प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को लेकर 7 कलर्स में बांट देता है। नॉर्मल प्रिज्म हो गया। दूसरा वाला जो प्रिज्म होता है वो रिफ्लेक्टिव प्रिज्म होता है। बेसिकली जो भी प्रकाश उसके ऊपर आएगा वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए, परावर्तक प्रिज्म का उपयोग प्रकाश की किरणों को उलटने के लिए, उसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, या फिर उसको डेविएट करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में आपका रिफ्लेक्टिव प्रिज्म ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे प्रकाश की किरण आई है तो हम लोग उसको उल्टा करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसको थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, हम लोग उसको विचलित करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रिज्म जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कहाँ कहाँ पर? ऑप्टिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बिनोकुलर दूरबीन होता है, पेरिस्कोप होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं, इन सब में हम लोग जो है रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का ही प्रयोग करते हैं। तीसरा आ जाता है पोलराइजिंग प्रिज्म, ठीक है। जस्ट आप जनरल इन्फॉर्मेशन के पर्पज से इनको याद रख सकते हो कि कौन सा कहाँ पर यूज किया जाता है। सो ध्रुवीकरण प्रिज्म प्रकाश किरण को अलग अलग ध्रुवीकरण के घटकों में विभाजित कर देता है, मतलब उसको पोलराइज्ड यहाँ पर कर देता है। जैसे कि निकोल प्रिज्म इसी का एक एग्जाम्पल है, जो प्रकाश को पूरा पोलराइज्ड कर देगा, उसको 90 डिग्री के एंगल से घुमा देगा, इस तरीके से। इसके बाद 2 प्रिज्म और होते हैं, बीम स्प्लिटिंग प्रिज्म होता है और डिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। बस ये नाम आपको ध्यान रखना है, 5 आपको ध्यान रखने हैं नाम। सो बीम स्प्लिटिंग प्रिज्म से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, उसको स्प्लिट करेगा, घुमाएगा। सो जैसा कि नाम से पता चलता है कि किरण विभाजन प्रिज्म उस प्रिज्म को संवर्धित करता है जो किरण को 2 या 2 से अधिक किरणों में विभाजित कर देता है। जैसे कोई भी रे इससे आती है, प्रिज्म से गुजरती है, तो वो उसको कई कलर्स में यहाँ पर, अधिक किरणों में यहाँ पर डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर आ जाता है विक्षेपण प्रिज्म, डिफ्लेक्शन प्रिज्म। बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी किरण आ रही है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, विक्षेपित कर देगा, मतलब 3 डिग्री या उससे भी बहुत कम एंगल से वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं थोड़े से फॉर्मूला, क्योंकि जो आप न्यूमेरिकल करोगे वो सब इसी फॉर्मूला के हैं। सो अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है ना, प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अपवर्तांक कितना है, अगर वो आपको निकालना है, यानी कि म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? ये वही वाला डायग्राम है जो अभी आप सारे एंगल पढ़ के आए हो, इसी से अपन इसको समझेंगे। सो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू जो होता है, प्रिज्म के कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण डी के पदों में लिखा जाता है। प्रिज्म कोण क्या हो गया, ए हो गया, और जो डेविएशन होगा, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करेगा, एक तो नॉर्मल प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है वो चीज़ यहाँ पर मैटर करेगी, दूसरा जो आपकी इंसिडेंट रे आई है, जो आपतित किरण आई है, जब वो इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी तो कितना विचलित होगी, और जब इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो कितना विचलित होगी। इन दोनों को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन से मेजर किया जाता है। तो जब आप किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालोगे तो उसमें हम लोग दोनों ही चीज़ों को कंसीडर करेंगे। सो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी बाई टू, मतलब ये एंगल मान लो 60 डिग्री का है और मान लो डी एंगल आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 30 90 डिग्री बाई 2, मतलब ये कितना हो जाएगा टोटल साइन 45 डिग्री, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है साइन 45 की, 1/√2 होती है, ठीक है। ऐसे मतलब आप वैल्यू रखोगे, इसका अभी अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। और नीचे आ जाएगा आपका साइन a/2, है ना। साइन a/2 का फॉर्मूला आपने बहुत जगह यूज भी किया होगा, नॉर्मल जब प्रिज्म कोण आप निकालते हैं तो इसी से अपन निकालते हैं। सो साइन a/2 हो जाएगा, ये प्रिज्म कोण हो गया, इसको आप 2 से डिवाइड करके साइन की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है, म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही अगर आपको विचलन कोण भी निकालना है, दैट इज स्मॉल डी, की कितना डेविएशन इस पदार्थ में हुआ है, तो वो इससे निकाला जाता है n-1 a से निकाला जाता है, जहाँ पर n क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक आपका हो जाएगा, ठीक है, और n-1 उसकी जो टोटल अपवर्तनशीलता है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर n आपको दे रखा है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, ओके। तो ये 2 अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अभी तक इसका तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करें, आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चंस करके देख लो कि क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, राइट।
स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रिज्म में घटित होती है? प्रिज्म में डेविएशन होता है, कर सकते हो, डिस्पर्शन फैलाव होगा, कलर 7 में डिवाइड होगा, अपवर्तन भी होता है क्योंकि प्रिज्म से किरण पहले अंदर जाएगी फिर वहां से बाहर निकलेगी, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी ये शो कर देता है। तो ये सारी ही चीजें एक प्रिज्म यहाँ पर शो कर सकता है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि देख प्रिज्म का कोण 60 डिग्री आपको दे रखा है और विचलन कोण 40 डिग्री दे रखा है, तो अपवर्तन कोण जो है उसका मान यहाँ पर कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रिज्म का कोण जो है ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 60 डिग्री दे रखी है। डेविएशन जो आपको दे रखा है वो कितने का दे रखा है? एंगल दे रखा है 40 डिग्री का। तो आपको क्या निकालना है? प्रिज्म कोण यहाँ पर निकालना है। तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रिज्म कोण निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे? R इज इक्वल टू जो भी आपको एंगल दे रखा है 60, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जो अपवर्तन कोण की वैल्यू बनेगी, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, वो कितने डिग्री का बन जाएगा आपका? 30 डिग्री का यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ए की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, प्रिज्म कोण दे रखा है, जो भी आपने डायग्राम में देखा था ये ए की वैल्यू है। यहाँ से जो किरणें मिल रही थी, जो क्रॉस हो रही थी बाहर जाते समय, वो एंगल ऑफ डेविएशन था। तो अभी इसमें एंगल ऑफ डेविएशन का तो काम है नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ से अपवर्तन कोण की वैल्यू निकाल सकते हो। जो भी प्रिज्म कोण है उसको आप क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 30 डिग्री का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आप पढ़े हो वही क्वेश्चन है। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म, द कलर ऑफ द लाइट विच विल डेविएट लिस्ट एंड मोस्ट आर। हमको क्या बोलना है कि जब सफेद प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गिरती है या कांच के प्रिज्म के ऊपर गिरती है, ठीक है, एंटर कर रही है, तो प्रकाश का रंग सबसे कम और सबसे अधिक विचलित होगा। सबसे कम विचलित होने वाला कलर यहाँ पर कौन सा है और सबसे अधिक विचलित होने वाला कलर यहाँ पर कौन सा होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का क्वेश्चन है। सबसे कम कौन सा विचलित होगा? सबसे पहले लिस्ट वाली चीज बतानी। सबसे कम विचलन होगा रेड कलर का, राइट, और सबसे ज्यादा विचलन होगा बेजानी हपी नाला में आप बैंगनी बोलोगे। ठीक है, तो ये लाल हो जाएगा अपना, लाल प्लस बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा बता रहे हो आप। ठीक है, ए आंसर नहीं होगा ना, देखो बी होगा। प्रकाश का रंग सबसे कम विचलित होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा कम विचलन होगा। अरे अभी अपन ने ये प्रिज्म बनाकर देखा था, राइट, इसमें हमने 7 कलर्स को निकाला। सबसे ऊपर कलर कौन सा था? लाल था, क्योंकि उसका एंगल सबसे कम बना है। ठीक है, एंगल कम बना है मतलब डेविएशन कम हुआ है, डेविएशन कम हुआ है मतलब विचलन कम हुआ है, विचलन कम हुआ है मतलब कि लाल कलर जो है वो सबसे कम विचलित हुआ है, और सबसे ज्यादा जो विचलित हुआ है वो बैंगनी कलर हुआ है, तभी तो वो आधार तक चला गया, बेस तक चला गया। ठीक है, क्लियर है? सब और क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो किस रंग का प्रकीर्णन, किस रंग का बिखराव सबसे कम होगा? देखो बिखराव, डेविएशन, है ना, ये सारी सिमिलर चीजें, तो कौन सा रंग सबसे कम डिस्पर्स यहाँ पर होगा? सबसे कम बिखराव कौन से कलर का होगा? जो लंबा टिकेगा। रेनबो में भी सबसे ज्यादा कलर आपको कौन सा दिखाई देता है? बैंगनी तो दिखता ही नहीं है ना, क्योंकि वो बिखराव हो जाता है जब वो आपकी आंखों तक पहुंचता है तो वो पूरा बिखर चुका होता है, और सबसे कम बिखराव होता है रेड कलर का, इसीलिए वो आपको दिखाई देता है। तो रेड कलर अपना आंसर हो जाएगा। इसीलिए खतरे के निशान हमेशा रेड कलर में बनाए जाते हैं, ताकि वो दूर से विजिबल हो जाए, क्योंकि उसका बिखराव कम होता है, उसका डिस्पर्जन कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होगा? है ना, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट जो होता है वो कौन सा कलर होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तन जो है वो कौन से कलर का होगा? ठीक है, बन रहे हैं अब क्वेश्चन, बन रहे हैं अब, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यस, इंग्लिश में भी देख लो, येलो, रेड, ऑरेंज हो सकता है, इंडिगो यहाँ पर हो सकता है। क्या होना चाहिए आंसर? सबसे अधिक अपवर्तन होगा, मतलब बिखराव की बात कर रहे हो, मतलब आप फिर से आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो कलर यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी में देखो उसको नील कलर लिखा हुआ है, बट आपको पता ही है विबग्योर में अगर अपन बात करेंगे, है ना, तो वॉयलेट के जस्ट पहले कौन आएगा? इंडिगो आएगा, क्योंकि बैंगनी ऑप्शन में नहीं है, तो बैंगनी से पहले आप किसको लगा दोगे? इंडिगो को लगा दोगे। अब इसमें क्या डाउट आया ये बताओ? क्योंकि देखो बैंगनी कलर की जो वेवलेंथ होगी वो 400 नैनोमीटर की होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 650 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, ऐसे अगर वेवलेंथ के टर्म्स में भी समझना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन करके आप इसको समझ सकते हो।
क्लियर है ये वाली चीज। सबसे ज्यादा अपवर्तन होना, सबसे ज्यादा वही वाला जिसका अपवर्तन कोण सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा नीचे की तरफ चला गया होगा, बैंगनी चला गया, ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कौन बचा है? इंडिगो आपके पास बचा हुआ है। अच्छा, आप क्या दो ही कलर ढूंढ रहे थे क्या, कि या तो रेड कलर होगा या फिर बैंगनी होगा? तो अगर बैंगनी नहीं दिखा तो आपने रेड आंसर कर दिया, ऐसा नहीं है ना। आप इनको लाइन से देखो, बेजानी, हपी नाला, विबग्योर को आप लाइन से कंसीडर करो। अगर बैंगनी ऑप्शन में नहीं है तो डेफिनेटली उसके ऊपर वाला कलर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इसमें डायग्राम आपके समझने के लिए है, सॉल्व करके बताइए इसको। एक संयुक्त रंग जिसमें लाल, पीला, नीला और हरा कलर हमको दे रखा है, कोई कांच के प्रिज्म के माध्यम से भेजा जाता है। प्रिज्म के आधार पर उभरता रंग कौन सा होगा, जो आपको प्रिज्म के आधार पर दिखेगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डाइवर्ज हुआ होगा, जो सबसे ज़्यादा विचलित हुआ होगा, जिसका एंगल अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे, इसको देखोगे तो ये एंगल तो कितना ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप खुद से इसको इमेजिन करके देखो कि ये वाली किरण को आप पीछे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल कितना बड़ा हुआ। लेकिन यही कलर अगर मैं रेड के केस में देखूं तो इसमें जो विचलन हुआ है ना, इसको आपने इधर बढ़ाया, ठीक है, ये जैसे इधर जाना था, इसको आपने पीछे बढ़ाया, तो ये एंगल तो बिल्कुल न के बराबर हो गया, राइट। तो एंगल से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो सबसे नीचे जो कलर उभरेगा वो बैंगनी होगा, नहीं दिख रहा ऑप्शन में। इंडिगो होगा, नहीं दिख रहा है। ब्लू कलर दिख रहा है क्या ऑप्शन में? यस दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। यस, इस बार सभी ने सही किया, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपना कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब वो हमेशा रेड और बैंगनी से ऊपर उठना पड़ेगा, उसके बीच के कलर्स को भी फोकस करना पड़ेगा। एक बार देख लो, विबग्योर अगर याद रहता हो या फिर बेजानी, हपी नाला याद रहता हो तो ठीक है, जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी सूट होता हो। वॉयलेट है ना, विबग्योर नीचे से ऊपर चलता है। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये स्कूल टाइम में हमारी तो बुक में ही दे रखा था। ठीक है, कि आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, और हिंदी में हमने खुद ने याद कर लिया, बेजानी, हपी नाला करके, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल करके। ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपतित किरण और निर्गत कोण जो होता है, निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से, विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा है कि किस रंग के लिए विचलन कोण जो है वो सबसे मिनिमल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम इन सारे कलर्स में से किसके लिए होगा? लाल, नीला, बैंगनी और पीला। अब आपके पास देखो दोनों ही ऑप्शन है, रेड भी है, वॉयलेट कलर भी है। क्या होगा? सबसे मिनिमम डेविएशन जो होगा, सबसे कम विचलित जो होगा, वो आपका रेड कलर होगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि तरंग दैर्घ्य लंबी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसी की होगी, मतलब इसके पास ज्यादा पावर है, दैट मीन्स इसका जो विचलन है वो सबसे कम यहाँ पर होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक बार रीजन देख लो इसका पूरा, है ना, डेफिनेशन देख लो, ताकि ये टॉपिक ही आपका पूरा क्लियर हो जाए। जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी 650 समथिंग कुछ रहती है इसकी, राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी ध्यान से करेंगे आप लोग। ये आप आपके हिसाब से देखो और मुझे आंसर करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस आरेख में आपतन कोण, उद्भवन कोण और विचलन कोण कौन कौन से हैं। इंग्लिश में देखना है तो आप ये देख सकते हो। बेसिकली इसमें पूरे में लिखा हुआ है कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है, कुछ एंगल से वो विचलित होती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो उस केस में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है वो बताना है, एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा है वो बताना है, मतलब हिंदी में इन्होंने इसको उद्भव कोण लिखा है। और एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर कौन सा है, विचलन कोण कौन सा है वो आपको बताना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, ध्यान से देखो और आंसर करो। अभिलंब का ध्यान रखना, जो डैश डैश लाइन है वो आपके लिए अभिलंब होगी। ठीक है, क्या बन रहा है? ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से करना है इसको। देखो आपतन कोण हमेशा कैसे बनता है? अभिलंब से बनता है, मतलब अभिलंब से ये वाला बन रहा है, तो आपतन कोण कौन सा हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद क्या पूछा है? उद्भवन कोण क्या होगा, इमरजेंस एंगल क्या होगा। ओके, आंसर क्या क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ए भी आ रहा है क्या? लेट सी। ठीक है,
इमरजेंस के लिए पूछा है, बाहर निकलता हुआ कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि प्रिज्म की एजेस से कभी कोई एंगल नहीं बनता है। प्रिज्म की जो भुजाएं हैं, है ना, एक तरीके से ट्रायंगल ही है, इसकी भुजा से कोई भी यहाँ पर कोण नहीं बनता है। तो ये एक्स और वाई तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, मतलब एक्स और आर, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो प्रिज्म की भुजा से बना रखे। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बाहर निकला है, किस एंगल से बाहर निकला है, क्यू से बाहर निकला है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, ये दोनों किरणें जहां पर मिलेगी, पी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वाई, क्यू एंड पी तो हमको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो किसी ने भी डी आंसर नहीं किया था। ए सी भी कर लिया, बी भी कर लिया, बट डी नहीं करा। ठीक है, फिर से देखना, ये वाला तो y तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया है, क्योंकि कभी भी प्रिज्म की भुजा से एंगल नहीं बनता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। आपको क्यू भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी अभिलंब से बना हुआ है, तो 2 पॉइंट तो आपके क्लियर है। अब आपका ये टी और पी का कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करते हैं। हमने ये कहा था कि जब ये किरण जानी चाहिए थी सीधी सीधी, बट प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा डेविएट हो गई, है ना, और कैसे निकल गई, ऐसे बाहर निकल गई। तो अगर मैं देखूँ तो इसको ऐसे जाना था, ये डैश डैश लाइन अभी आप सीधी कर लो इसको। ठीक है, इसको ऐसे जाना था, बट गई कैसे, ऐसे चली गई कुछ। तो इसको आपको पीछे की तरफ बढ़ाना था, इसको आपको आगे की तरफ बढ़ाना था। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, वहाँ पर आपका एंगल, जो डेविएशन एंगल है ना, वो बन जाता। तो डेविएशन एंगल तो पी हुआ। आपने टी कौन सा बनाया, टी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया है, और अभिलंब से इसने कोण बना दिया। ये तो पूरा गलत हो गया, ये तो कोई एंगल ही नहीं था। हमने क्या बोला था कि 4 एंगल आप ध्यान रखोगे, एक वाई, एक यहाँ पर देखोगे तो क्यू, एक हमारा प्रिज्म कोण, ठीक है, दैट इज ए, और एक और हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डेविएशन एंगल है जिसको अभी इन्होंने पी नाम दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये वाली चीज कि आंसर डी कैसे करेक्ट हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन में देखकर बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताना कि सही कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आपके पास एक डायग्राम है, इसने कुछ भी नहीं दिया है। एंगल को एक बार मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये आई इसने दिया हुआ है, ये आर यहाँ पर दिया हुआ है, ये ई दे रखा है, ये वाला डी दे रखा है, और ये ए दे रखा है। ठीक है, चलो बताओ इसमें सही एंगल कौन कौन से हैं। सही एंगल कौन कौन से यहाँ पर होंगे। देखो अगेन इसने क्या करा है, प्रिज्म की भुजा के साथ छेड़खानी करी है। ठीक है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता, राइट। तो आई आपका गलत हो गया, यहाँ से इसने फिर ई के साथ एंगल बना लिया, मतलब भुजा के साथ एंगल बना लिया। सो आई रॉन्ग, ई रॉन्ग। ठीक है, 2 चीजें तो मेरी गलत हो गई। तो जहां जहां पर भी आई और ई लिखा हुआ है ऑप्शन में, आप उसको गलत कर दो। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। क्या प्रिज्म कोण सही है, प्रिज्म कोण बिल्कुल सही है। एंगल ऑफ डेविएशन सही है, एंगल ऑफ डेविएशन बिल्कुल सही है। ये आर कौन सा कोण है, आर तो कोई कोण होता ही नहीं है। मतलब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर तो कोई कोण होता ही नहीं, हमको तो सिर्फ 4 कोण से मतलब है। इसको आप एक्स नाम दे दो, इसको आप वाई नाम दे दो। तो एक्स वाई, ये हमारा ए हो गया और ये डी हो गया। आर तो कोई होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यस, बी वाला करेक्ट होगा, ए एंड डी वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करना। अब इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक है, एरो का थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना, एरो का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ये एरो अपन को इधर दे रखा है, ये एरो अपन को इधर दे रखा है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ, इसका आंसर क्या होगा। यस, उसमें एक चीज और ध्यान रखना, आर को अपन अपवर्तन कोण भी मान सकते हैं। यस, आर अपना अपवर्तन कोण भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से पहली बार एंगल से जो हुआ है ये रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अभिलंब से क्रिएट हुआ है। तो इस केस में इन्होंने आर को भी करेक्ट माना है। एक बार सारे नोमेनक्लेचर अपन देख लेते हैं इसके। ठीक है, पीई ये वाला तो आपका नॉर्मल ही है, ये आपकी आपतित किरण है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये आपकी अपवर्तित किरण है, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हुई है। तो यहाँ से बनने वाला जो एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो हो जाएगी आपकी कौन सी किरण हो जाएगी, बाहर निकली है, मतलब निर्गत किरण हो गई। और यहाँ से जो एंगल आपका बनेगा वो वाला आपका निर्गत कोण हो जाएगा। जब इसको आप आगे बढ़ाओगे, इसको आप पीछे बढ़ाओगे, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा और ये आपका
प्रिज्म कोण हो जाएगा। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें, इसका बस थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, ये अपना अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, ओके डन यहाँ तक। तो इस केस में आपके ये 3 से 4 एंगल करेक्ट हो जाएंगे, आर भी करेक्ट हो जाएगा, ए भी करेक्ट हो जाएगा और डी भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें जो अपन को डायरेक्शन दे रखी है वो कुछ ऐसी दे रखी है। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड से लाइट आ रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए बताओ। आपतन कोण, निर्गत कोण और विचलन कोण अब आपको बताना है। अब ध्यान से बताना, तीसरा क्वेश्चन हो रहा है इसी वाले टॉपिक से ये। चलो क्या आंसर आ रहा है, देखो यहाँ से बनाए, इधर से एंट्री हो रही है तो एंट्री में कोण जो बनेगा, क्योंकि प्रिज्म की एजेस के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तो इसके साथ जो एंगल बनाओगे वो तो अपना गलत हो गया। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हुआ है, आपतन कोण जो बना है वो हमारा एक तो P बन गया है। ठीक है, इसके बाद इसने पूछा है निर्गत कोण जो बाहर निकल रहा है, बाहर y निकल रहा है, x तो होगा नहीं। ठीक है, और विचलन कोण जो हुआ है अब की बार कौन हो जाएगा, z हो जाएगा। तो p, y और z क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है p, y एंड z। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और सभी का करेक्ट है। चलिए बढ़िया। चलिए एक न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। जो आपने वो साइन वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक कांच के प्रिज्म का जो अपवर्तनांक अपन को दे रखा है, कांच का प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है। और जो यहाँ पर बोला है कि न्यूनतम 30 डिग्री का विचलन हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, कांच में प्रकाश का वेग अपन को निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट अपन को निकालनी है। ठीक है, कांच के अंदर प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। यदि वायु में प्रकाश का वेग अपन को कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ दे रखा है। और निकालना कैसे है मेरे को, कांच के अंदर जब ये किरण बाहर तो 3 × 10⁸ से मूव कर रही है, लेकिन जब ये इस कांच के अंदर प्रवेश करेगी तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका वेग क्या होगा, ये चीज़ मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला याद आ रहा है जो अपन ने अभी म्यू वाला फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू क्या था, साइन a प्लस d/2 यहाँ पर था, डिवाइड बाय साइन a/2 यहाँ पर था। ठीक है, म्यू क्या था हमारा, अपवर्तांक यहाँ पर था। ठीक है, तो अगर आप म्यू को चेंज करोगे, जैसे ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, अब आप इस म्यू को चेंज करोगे तो आप म्यू का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी डिवाइड बाय जिस माध्यम में आपको लाइट निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, c/v करके। c जो भी आपको नॉर्मल हमेशा c ऊपर ही रखना है, स्पीड ऑफ लाइट लेनी है, डिवाइड बाय जिस भी माध्यम में आप उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हो। जैसे अभी अपन निकालना चाहते हैं ग्लास के अंदर, ऐसे ही अगर आप पानी के अंदर निकालते तो v ऑफ वाटर हो जाता, एयर में निकालते तो v ऑफ एयर यहाँ पर हो जाता। तो इस तरीके से आप अपवर्तांक को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वैल्यू को रख लो, c/v यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और वैल्यू में लिख लेते हैं, c/v हो गया। ये आपका साइन एज इट इज है a प्लस d/2, मतलब 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन a/2, मतलब कि 60 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सही लिखा है, फॉर्मूला सही है। बस इसको सॉल्व कर लो। c की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ हो जाएगी। v की वैल्यू आपको निकालनी है, ये कितना हो जाएगा, 90/2 यानी कि साइन 45 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। ओके, चलो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना किसी का आंसर आ रहा है तो बताना। इसको अपन एज इट इज रखते हैं, 3 × 10⁸ हो जाएगा, नीचे v बचेगा। ऊपर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 √2 होती है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो बस अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये 1/√2 बचा है, ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है, 2/√2 हो रहा है। थोड़ा सा पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर लग रहा है, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सही किया है। ये 1/√2 हमने लिखा है, नीचे 1 है और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको √2 को हटाने के लिए √2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ट्राई करके देख सकते हैं, √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखो कि √2 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 3 × 10⁸ बचा हुआ है, ये मेरा 2√2 हो गया, नीचे 2 बच गया। मतलब इन जनरल √2 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3 × 10⁸।
ठीक है, डिवाइड बाय √2 आ गई। और अगर मैं √2 को सॉल्व करूँगी तो 1.414 इसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ लिख लें क्या, 3 ये हो जाएगा, ये 1.414 या 412 समथिंग कुछ वैल्यू होती है, 3 इंटू 10⁸ होगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, अपन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ तक तो अपना आ गया था 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय √2, है ना। और ये जो वैल्यू अपन को दे रखी है काय में आंसर आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि वैल्यू सारी आपको वही थी। नॉर्मल वायु में वेग जो दे रखा था वो मीटर प्रति सेकंड दे रखा था। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे 1.414 तो कुछ 0.02 वैल्यू निकल कर आएगी। फिर अगर आप उसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 2.12 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको कहाँ पे रोकेगा। ओके, चलो क्लियर हो गई यहाँ तक सारी चीज़ें। एक बार यस कर दीजिए कि हाँ यहाँ तक का पूरा टॉपिक क्लियर है, और इसी के साथ आपका प्रिज्म टॉपिक कंप्लीट होता है। प्रिज्म से इससे बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो जो टॉपिक अभी अपन ने कंप्लीट करे हैं यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, डन यहाँ तक। तो ये प्रिज्म टॉपिक अच्छे से आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पे सभी मैसेज कर लेना ताकि आपको ग्रुप में हम लोग ऐड कर लें। ओके, चलिए।